जमीनों के मामले में धोखाधड़ी करना आजकल एक आम बात सी हो गई है। लोगों का कहना है उनकी जमीनें धोखाधड़ी करके ट्रांसफर करा ली गई। कोई कहता है कि मुझसे अटॉर्नी बनवाकर धोखे से सेल डीड करा ली। किसी का कहना है कि मुझे बातों में फंसाकर रजिस्ट्री करवा ली। पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई धोखाधड़ी हुई है तो उसका समाधान क्या है, कैसे वो अपनी वो जमीन वापस पा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर एक व्यक्ति जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है, धोखाधड़ी करने के बाद उससे सेल डीड, जिसे आप बिक्रीनामा बैनामा कहते हैं, वो करवा लिया गया, चाहे किसी से धोखाधड़ी करके अटॉर्नी पर साइन लिए उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी बेच दी, या फिर उसको कुछ बातों में फंसाकर रजिस्ट्रार अधिकारी के सामने लिया गया और वहां पर जाकर रजिस्ट्री करवा ली और अंत में वो व्यक्ति धोखाधड़ी का शिकार हो गया। नाउ आज मैं आपको एक एक ऐसा वैलिड तरीका बताने वाला हूं कि अगर आप इस धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं तो कैसे आप खुद को यहां पर बचा सकते हैं और अपनी उस जमीन को वापस पा सकते हैं। और जितनी भी मैं आपको जानकारी दूंगा कानूनी प्रावधान के साथ दूंगा। इसके अलावा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट आदेश आया है, नया आदेश आया है, उसके तहत यह जानकारी देने वाला हूं। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो धोखाधड़ी की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है। देखिए, अक्सर देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति से धोखे से पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवा ली जाती है, या फिर एक व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी साइन तो करता है पर संपत्ति की देखभाल करने के लिए करता है और उस अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल करके उनकी वो प्रॉपर्टी किसी तीसरे इंसान को बेच दी जाती है। या फिर एक दूसरा रास्ता और होता है धोखाधड़ी करने का, एक ऐसे व्यक्ति को बातों में फंसाया जाए, उसको झूठ बोलकर रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने ले जाया जाए और वहां पर जाकर उसको कहा तो यह जाता है कि कोई और दस्तावेज बनाया जा रहा है, जैसे कि विल बनवा रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, और उनसे धोखाधड़ी से सेल डीड करवा ली जाती है। अब ये दोनों के दोनों केस धोखाधड़ी के माने जाते हैं। अब ध्यान दें, अगर आप इसको चाहे तो सेल डीड बोल लें, बैनामा बोल लें, बिक्रीनामा बोल लें, या आम भाषा में कहा जाता है कि रजिस्ट्री करवा ली गई, ये सारी चीजें एक ही है और यहां पर धोखे से संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर करा लिया जाता है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी स्थिति में कितनी समय सीमा के अंदर आप उस प्रॉपर्टी को वापस पा सकते हैं। जी हां, लिमिटेशन एक्ट 1963 जो हर चीज के लिए एक समय सीमा बताता है। अगर आप इसी का आर्टिकल 59 देखें लिमिटेशन एक्ट का, तो वो बताता है कि अगर आप किसी दस्तावेज को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो 3 सालों की समय सीमा है। 3 सालों के भीतर आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। नाउ एक आम व्यक्ति जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है, उसको इस धोखे की जानकारी नहीं, उसको पता ही नहीं कि मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला गया है, तो वो बेचारा कैसे 3 सालों के अंदर कोर्ट में केस कर देगा, क्योंकि उससे तो छिपा कर रखा जाएगा। सामने वाला तो ये सोच रहा है ये मर जाए, मरने के बाद हम बोल देंगे कि हमने खरीद ली। तो उस बेचारे की क्या गलती जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में लिमिटेशन एक्ट 1963 उसका सेक्शन 17 आपको इस्तेमाल करना होता है। सेक्शन 17 कहता है धोखाधड़ी, मिस्टेक, इन जैसे केसेस में जैसे ही आपकी नॉलेज में यह बात आती है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, तुरंत में नॉलेज में आते ही आप कोर्ट में केस जाकर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर भले आपके 20 साल बाद यह बात समझ में आई, आप लोगों से किसी ने 20 साल पहले धोखे से रजिस्ट्री करवा ली, आपको उसकी जानकारी नहीं थी, आपको 20 साल बाद पता लगा, तो जैसे ही आपको पता लग रहा है 20 साल के बाद, आप तुरंत कोर्ट में जाकर अपना दावा डाल सकते हैं। यह राहत आपको मिलती है सेक्शन 17 लिमिटेशन एक्ट 1963, जो सिर्फ और सिर्फ चीटिंग जैसे, मिस्टेक जैसे केसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां से आपको पता लग गया
कि सेक्शन 17 का आपको सहारा लेना है अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई। अब लोगों के मन में आता है केस कौन सा करे सर। देखिए, आज के लिए आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 31 एंड सेक्शन 34 देखना होगा। अगर आपके साइन उस दस्तावेज में लिए गए हैं तो आपको सेक्शन 31 का दावा डालना अनिवार्य है, जहां पर आप उस सेल डीड को कैंसिल करवाने की मांग करेंगे। अगर आपने साइन नहीं किए, आपके भाई ने या किसी दूसरे इंसान ने आपकी प्रॉपर्टी को अपना बताकर बेच दिया, तो आपके साइन तो नहीं है। वहां पर आप सिर्फ सेक्शन 34 का डिक्लेरेशन सूट डालकर भी अपनी प्रॉपर्टी वापस पा सकते हैं। तो सिर्फ इतना ध्यान दें कि अगर आपके दस्तावेज में साइन है, चाहे झूठे हो या सच्चे हो, तो सेक्शन 31 का मुकदमा डालना अनिवार्य है। और अगर आपने नहीं बेचा, किसी तीसरे इंसान ने अपनी जमीन बताकर बेच दिया, तो सिर्फ सेक्शन 34 रिलीफ एक्ट का दावा आपको डालना है। यह बेसिक चीज थी जो मैंने आपको बताई कि किस सेक्शन में केस होगा, कौन से सेक्शन का रेफरेंस दिया जाएगा, ताकि समय सीमा निकल जाने के बाद भी आप अपने साथ यह दिखा सकते हैं और धोखाधड़ी हुई है और उस केस को तब भी फाइल कर सकते हैं ना। यहां पर हम बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बिल्कुल लेटेस्ट आदेश के बारे में, जहां पर यही चीज सामने आई कि अगर एक इंसान के साथ धोखाधड़ी हुई है और उसको जो 3 साल की दस्तावेज को कैंसिल कराने की समय सीमा है आर्टिकल 59 लिमिटेशन एक्ट में, वो समय सीमा निकल जाने के बाद ये पता लगता है कि मेरे साथ तो धोखाधड़ी हुई है, तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा। ध्यान दें, सबसे पहले डिस्प्ले पर मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए केस टाइटल है दालीबेन वल्ज भाई एंड अदर, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस प्रजापति कोडर भाई कचरा भाई एंड अनदर, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी सिविल नंबर है 23625 ऑफ 2024 और सबसे बड़ी बात, डेट ऑफ ऑर्डर है हमारा यहां पर 11 दिसंबर साल 2024, यानी कि बिल्कुल एक महीने अंदर की जो जजमेंट है आप लोगों के लिए लेटेस्ट जजमेंट लेकर आया ना। प्रेजेंट केस में क्या होता है, प्लेंटिफ कोर्ट में एक दावा डालता है। उसका कहना है कि साल 2004 में मुझसे धोखाधड़ी करके एक सेल डीड रजिस्टर्ड करवाई गई और मेरी प्रॉपर्टी धोखे से मुझसे छीन ली गई और मुझे इस चीज की जानकारी नहीं थी। मुझे इस चीज की जानकारी हुई साल 2017 में, जब सामने वाली पार्टी धोखे से म्यूटेशन में अपना नाम चढ़वा रही थी उस सेल डीड के इस्तेमाल से, और मुझे घर पर नोटिस आया कि आपकी प्रॉपर्टी पर इस इंसान का नाम चढ़ाया जा रहा है क्योंकि उसके पास सेल डीड है। और जैसे ही मुझे नोटिस आया, मैंने कोर्ट में ये केस डाल दिया ताकि ये सेल डीड कैंसिल करवाई जा सके ना। दोस्तों, यहां पर दूसरी पार्टी ने क्या करा, ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी डाल दिया और उसमें यह बोला कि ये जो केस है 3 साल की समय सीमा के बाद डाला गया है, जो आर्टिकल 59 कहता है, और यह केस रिजेक्ट कर देना चाहिए क्योंकि इस केस को करने की जो समय सीमा थी वो खत्म हो चुकी है ना। ट्रायल कोर्ट ने यह केस डिसमिस कर दिया, यह कहते हुए कि 3 साल निकल जाने के बाद यह कोर्ट में दावा डाला गया है, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते ना। जिसके साथ धोखाधड़ी हुई वो अपील के माध्यम से अपीलियंट कोर्ट में पहुंचा। अपीलियंट कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार किया, यह कहते हुए कि जब इन लोगों को नॉलेज 2017 में हुई कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, तो वो जब भी इस केस को डाल सकते हैं ना। फिर दूसरी पार्टी जिसने धोखाधड़ी करी है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। उसने बोला ऑनरेबल हाई कोर्ट को कि देखो, जिस दिन रजिस्ट्री हुई है उसी दिन से 3 साल की समय सीमा गिनी जाएगी डेट ऑफ नॉलेज की, ना कि वो व्यक्ति कभी भी उठकर बोल दे कि मेरे सामने तो अब ये बात आई और इस दिन से मेरे 3 साल गिनो। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, प्रेजेंट केस के अंदर जिस दिन रजिस्ट्री हुई उस दिन से 3 सालों की हम समय सीमा मानेंगे, और उसके हिसाब से देखें तो 2007 के आसपास इसकी समय सीमा समाप्त हो गई है और उस व्यक्ति ने इतने साल निकल जाने के बाद ये केस डाला जो कोर्ट में स्वीकार नहीं किया जा सकता, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी प्लेंटिफ के खिलाफ फैसला दे दिया ना। अब वो व्यक्ति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है अंतिम में। उसका कहना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि देखो, एक तो मेरे साथ धोखाधड़ी हुई, धोखाधड़ी करके मेरी प्रॉपर्टी छीन ली गई, अब उसके खिलाफ में जाकर मुझे यह और बोला जा रहा है कि तुम तो समय सीमा के बाहर आए हो, अब आप केस नहीं कर सकते। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी के साथ धोखाधड़ी हुई है तो किस दिन उसकी रजिस्ट्री हुई यह मायने नहीं रखता। उस समय यह देखा जाएगा कि उस व्यक्ति को यह जानकारी कब हुई कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, और जब उसको यह जानकारी हुई उसके बाद उसके 3 साल हम गिनेंगे और उसके अंदर उसको केस डालना पड़ेगा। यह यहां पर बताया गया है, यानी कि जो 3 सालों की समय सीमा होती थी दस्तावेज को कैंसिल कराने के लिए, अब वो जरूरी नहीं है अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है।
और आपको उस धोखाधड़ी की जानकारी अगर 50 साल भी बाद होगी तो 50 साल निकल जाने के बाद भी आप कोर्ट में अपना दावा डालकर उस दस्तावेज को जो धोखाधड़ी से आपसे लिए गए थे कैंसिल करवा सकते हैं। और यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस नए जजमेंट में साफ तरीके से निर्धारित कर दिया, जो हर उस व्यक्ति के लिए काम आने वाला है जो धोखाधड़ी का शिकार हुआ था। तो मेरा आप लोगों से इतना अनुरोध है कि ये जो नई जजमेंट आई है ये आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाएं। कारण क्योंकि देखिए, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है और आप एक छोटी सी मुहिम अपनाते हैं, 24 घंटे व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते हैं, तो हर व्यक्ति इस चीज से जागरूक हो सकता है कि ऐसे धोखाधड़ी में वो खुद का बचाव कैसे कर सकता है और बेचारा जो उसकी जीवन भर की कमाई थी उसको वो वहां पर जरूर बचा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।